न्यूटन के शीतलन नियम का सत्यापन। न्यूटन के शीतलन नियम का सत्यापन। पिछली क्लास में हमने न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा था कि जो आपका किसी भी वस्तु का शीतलन की जो दर है वो अनुक्रमानुपाती होता है वस्तु के माध्य ताप और वातावरण के ताप के अंतर के। ये था। अब हम क्या करेंगे, उसका सत्यापन करेंगे। तो प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए हम पहले देखते हैं किस प्रकार से उसका इंस्ट्रूमेंट का चित्र है। इस प्रकार का एक दोहरी दीवार का पात्र, इस प्रकार से यहाँ पर एक कैलोरी मापी है, इसमें एक थर्मामीटर, दो छेद हैं इसमें, आपका थर्मामीटर और एक छेद विलोडक के लिए है। इस प्रकार से ये बंद है, इसका ढक्कन बंद कर दिया गया है। यहाँ पर एक अन्य थर्मामीटर है, दीवार का इस प्रकार का न्यूटन के शीतलन नियम का तो ये है न्यूटन के शीतलन नियम के लिए जो उपकरण उपयोग में लाया जाता है उसका चित्र। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये आपका ये वाला जो पात्र है, दोहरी दीवार का एक पात्र दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये दो दीवारों से घिरा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, दोहरी दीवार का पात्र। इसके बाद ये है एक और, इसको ढक्कन लगा हुआ है, बंद कर दिया गया है। इसमें एक और भाग है जिसको हम क्या कहते हैं, कैलोरी मापी कहते हैं। कैलोरी मापी में दो छेद है, एक में थर्मामीटर लगाया गया है और दूसरे में विलोडक है जो उस पानी को मिलाने के लिए बीच बीच में
ये विलोडक हो गया। एक इस दोहरी दीवार का जो पात्र उसमें एक और यहाँ पर छेद है जिसमें एक अन्य थर्मामीटर लगाया गया है। यहाँ पर आप शीतल जल प्रवाहित करोगे, ठंडा जल, और इस जो कैलोरी मापी ये वाला जो पात्र है उसमें हम क्या करेंगे, गर्म पानी, पहले पानी को गर्म कर लेंगे, उसके बाद इस कैलोरी मापी में डाल देंगे। हम ये ध्यान रखेंगे जब इसका ताप हम लेंगे उस समय ये ध्यान रखेंगे कि जो तापांतर है न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार क्या था, क्या कंडीशन थी, कुछ कंडीशन बताया गया था उसके लिए। पहला तो आपका तापांतर अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 30 अंश सेंटीग्रेड से ज़्यादा, एकदम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसका जो आपका ऊष्मीय विकिरण का जो ह्रास है वो अन्य माध्यमों से नहीं होना चाहिए। होगा तो किस माध्यम से होगा, आपका विकिरण के रूप में ही होगा, अन्य माध्यम से नहीं होगा। तो इस कंडीशन को लेते हुए हम देखेंगे कि इसका ताप ज़्यादा अंतर ना हो, मतलब 30 अंश सेंटीग्रेड से थोड़ा बहुत अधिक होगा तो चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक विराम घड़ी रख लेंगे और एक एक मिनट में हम क्या करेंगे, इस थर्मामीटर का ताप देखेंगे। धीरे धीरे क्या होने लगेगा, समय के साथ ताप में कमी होने लगेगी। तो हम प्रत्येक समय एक एक मिनट के अंतराल में हम किसका मान निकालेंगे, थर्मामीटर से मान देखते जाएंगे। θ1, θ2 इस प्रकार से हम देख लिए इन मानों को और उसको हम नोट कर लेंगे। तो समय के साथ क्या होता जाएगा, आपका पानी ठंडा होता जाएगा। मतलब फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, शीतलन की दर और आपका तापांतर, वातावरण के ताप और इसके माध्य ताप के बीच तापांतर है उसके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे कि क्या आता है, न्यूटन का शीतलन नियम का सत्यापन होता है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने इस प्रकार का समय t और ताप थीटा के मध्य ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको एक कर्व मिलता है, इस प्रकार का कर्व प्राप्त होता है। हम इसमें समय के साथ 2 पॉइंट ले लेंगे, मान लीजिए उदाहरण के रूप में 2 थीटा के मान ले लिए, है ना, ये एक हो गया आपका, मान लीजिए θ1 है और दूसरा पॉइंट ले लिए θ2, 2 पॉइंट ले लिए, उसके संगत समय ले लेंगे उसके संगत, ये हो गया। तो ये आपका ये बिंदु और दूसरा आपका मान लीजिए 2 बिंदु पर ले लिए, समय के साथ ताप का मान θ1 और θ2। इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, शीतलन की दर निकाल लेंगे 2 पॉइंट ले लेके। ये जैसे हमने यहाँ उदाहरण के लिए 2 पॉइंट लिया है, इसी प्रकार आपके पास कई पॉइंट्स हैं, उसमें भी आप 2 पॉइंट ले लेके क्या करेंगे, शीतलन की दर निकाल लेंगे। पहला काम हो गया इसमें। उसके बाद आपने शीतलन की दर निकाल ली। शीतलन की दर मतलब क्या का मान निकाला आपने, शीतलन की दर मतलब क्या है, आपने किसका मान निकाला, θ1 माइनस θ2 अपान t का मान निकालते गए। अब ये तो आपका निकल गया। अब आपका सूत्र क्या है, θ1 माइनस θ2 अपान t किसके अनुक्रमानुपाती है, इसके माध्य ताप और वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती है। तो अब हम इन दोनों का माध्य निकाल के वातावरण के ताप के साथ घटा के हम इस प्रकार से एक और ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये तो हो गया आपका शीतलन वक्र। अब आपका आएगा ये x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष, एक तरफ हम
तापांतर ले लेंगे और दूसरे तरफ आप शीतलन की दर ले लेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका शीतलन की दर और तापांतर के बीच यदि ग्राफ प्लॉट करते हो तो उस स्थिति में आपका को अपोजिट भी ले सकते हो। तो आपका एक सीधी सरल रेखा मिलती है। किसके बीच आपने ग्राफ खींचा? तापांतर और शीतलन की दर जो निकाला है आपने, उसके मध्य यदि ग्राफ खींचते हैं तो क्या मिल रहा है आपको? एक सरल रेखा मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या को बता रहा है? ये सरल रेखा शीतलन की दर, तापांतर के साथ शीतलन की दर क्या है? एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। मतलब एक का मान बढ़ता है तो दूसरा का मान भी बढ़ता जाता है उसी अनुपात में। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती कहते हैं। तो ये ग्राफ क्या को बता रहा है कि शीतलन की दर किसके अनुक्रमानुपाती है? आपका ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती है। तो ये आपका किसको प्रूफ कर दिया? न्यूटन के शीतलन नियम का सत्यापन। यहाँ क्या हो गया? न्यूटन के शीतलन नियम का सत्यापन हो गया। यहाँ पर प्रूफ एक सरल रेखा आने का मतलब है कि वो एक दूसरे के क्या हैं? अनुक्रमानुपाती हैं। और यही क्या था आपका न्यूटन का शीतलन नियम। तो वो आपका जो आपने पहले पढ़ा वो सैद्धांतिक था और ये आपका प्रायोगिक सत्यापन हो गया। तो ये हो गया आपका न्यूटन का शीतलन नियम। अगला आपका है ऊर्जा वक्र खींचना है। अगला पॉइंट है आपका कृष्णिका विकिरण में ऊर्जा वितरण। कृष्णिका विकिरण में ऊर्जा वितरण। कृष्णिका विकिरण में ऊर्जा वितरण। तो इसका अर्थ क्या है? कृष्णिका के बारे में तो सबसे पहले ही बताया जा चुका है। क्या होता है? कृष्णिका का मतलब क्या है? कृष्णिका की क्या क्वालिटी होती है? ब्लैक बॉडी की अपने पर आपतित संपूर्ण ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित कर लेता है और अधिक ताप पर क्या करता है? उसी को उत्सर्जित करता है ना? ये कृष्णिका की प्रॉपर्टी है। तो क्या है? कृष्णिका या ब्लैक बॉडी जो है विभिन्न तरंग दैर्ध्य के विकिरण का कम ताप पर क्या करता है? अवशोषण करता है और अधिक ताप पर क्या करता है? उन्हीं तरंग दैर्ध्य के विकिरणों का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। ये कृष्णिका की प्रॉपर्टी होती है। मतलब यदि ताप को यदि हम बढ़ाएं तो क्या होगा? ताप को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आपका विभिन्न तरंग दैर्ध्य के विकिरणों का कृष्णिका के द्वारा उत्सर्जन होगा। तो यदि हम क्या करते हैं? जो ऊष्मीय विकिरण या ऊष्मीय ऊर्जा का जो उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मीय विकिरण की जो ऊर्जा है और उसके तरंगदैर्ध्य के बीच यदि ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। यदि अलग अलग ताप में मान लीजिए एक्स अक्ष को हमने लैम्डा ले लिया। लैम्डा यहाँ क्या है? ऊष्मीय विकिरण का तरंगदैर्ध्य। ये आपका ई लैम्डा। वाई अक्ष को क्या ले लिया हमने?
ई लैम्डा क्या है आपका? विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के संगत आपका क्या है? ऊर्जा का मान है। तो यदि अलग अलग ताप पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। मान लीजिए कम ताप पर T1 ताप है, तब इस प्रकार का ग्राफ, T2 ताप पर ये हो गया। उसी प्रकार यदि और अधिक ताप को बढ़ाते हैं तो ऊर्जा का मान भी क्या होगा? ताप के संगत। ताप बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा, तो इसकी हाइट और बढ़ जाएगी। इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। तो हमने 3 ताप लिया है, T1, T2 और T3, जहाँ आपका T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, T1 का ताप सबसे कम है। तो हम क्या देखते हैं, यदि हम तरंगदैर्घ्य है ना, जब हम किसी आपके ब्लैक बॉडी को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, या ऊष्मीय ऊर्जा का जब उत्सर्जन हो रहा है तो विभिन्न तरंगदैर्घ्य के ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन होगा। तो प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के संगत ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ते जा रहा है, और एक स्थिति आ रही है जब वो घट रहा है। तो आपको ग्राफ किस रूप में मिल रहा है? आपका ग्राफ किस प्रकार मिल रहा है? सतत मिल रहा है, सतत मिल रहा है। दूसरा, आपका इसमें ऊर्जा का जो वितरण है एक समान बना हुआ है क्या? नहीं, पहले आपका बढ़ता गया है, उसके बाद क्या हुआ है? कम हुआ है, तो ये एक समान नहीं रहता। तीसरा है आपका ताप के साथ ऊर्जा का जो मान है वो क्या होता है? बढ़ते जाता है। जैसे आप ताप कम है तब ऊर्जा का मान क्या है? कम है, और यदि ताप को यदि बढ़ाते जाते हैं तो ऊर्जा का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, किसमें बता रहा है? ताप के साथ ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। और यहाँ पर जब एक स्थिति यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर अधिकतम है ऊर्जा का मान, यहाँ पर क्या है? अधिकतम है, उसके बाद क्या हुआ है? कम होता गया है। मतलब ऊर्जा के अधिकतम मान के संगत यदि आपका तरंगदैर्घ्य आपका क्या हो? लैम्डा m हो। जैसे इसके लिए मान लीजिए ये यहाँ पर ऊर्जा के अधिकतम मान पर तरंगदैर्घ्य लैम्डा m यहाँ पर है मैक्सिमम। उसी प्रकार इसके लिए देखते हैं, जब ताप बढ़ गया तब अधिकतम ऊर्जा के संगत लैम्डा m का मान। उसी प्रकार यहाँ पर जब ताप सबसे अधिक है उस समय ये लैम्डा m का मान। तो लैम्डा m जो है उस कंडीशन पर देख रहे हैं, तरंगदैर्घ्य के एक विशेष मान पर क्या हो रहा है? ई लैम्डा का मान क्या है? अधिकतम है। लैम्डा m के एक विशेष कंडीशन आ रही है, तरंगदैर्घ्य के एक ऐसा मान आ रहा है, उस पर क्या हो रहा है? ऊर्जा का मान अधिकतम है। उसके बाद और यदि क्या होता है, आप तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है तो उसके संगत ऊर्जा का मान क्या होने लगा है? कम होने लगा है। लैम्डा m मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य है, उसके बाद और यदि तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है तो उस स्थिति में क्या होता है? आपका ऊर्जा का मान कम होने लगता है। ये इस ग्राफ से पता चल रहा है। इसमें एक चीज और देखते हैं, जैसे जैसे हम ताप को बढ़ा रहे हैं, शुरू में लैम्डा m का मान हमको यहाँ पर मिल रहा था, आगे मिल रहा था। उसके बाद यदि और अधिक ताप को बढ़ाते हो तो लैम्डा m का मान पीछे खिसक गया है ना, पहले हो रहा है। लैम्डा m का मान कम हो गया, और यदि ताप को बढ़ाते हो तो लैम्डा m का मान और पीछे खिसक गया। तरंगदैर्घ्य का मान जो अधिकतम तरंगदैर्घ्य का मान क्या हो रहा है? पीछे की ओर शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है इसमें। तो इससे क्या पता चलता है कि यदि हम ताप को अधिक बढ़ाते जाते हैं, ताप को और बढ़ाते हैं, तो उस स्थिति में जो अधिकतम तरंगदैर्घ्य का मान है
वो क्या होने लगता है, पीछे की ओर शिफ्ट होता है। मतलब लैम्डा एम पर ई लैम्डा का जो मान है आपका पीछे की ओर खिसकता है। यही क्या कहलाता है, वीन का विस्थापन नियम कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, वीन का विस्थापन नियम। विस्थापित हो रहा है ना आपका लैम्डा एम का मान, क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। यही वीन का विस्थापन नियम कहलाता है। इसके अनुसार आपका लैम्डा एम किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ताप के। मतलब ताप बढ़ रहा है तो लैम्डा एम का मान क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर देखिए कम हो रहा है। तो यदि हम ताप को और अधिक बढ़ाते हैं कृष्णिका का, तो उस स्थिति में लैम्डा एम का मान कम होने लगता है। इसी को क्या कहते हैं, वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। ये तो हो गया। अगला इस ग्राफ से आपका क्या पता चल रहा है कि जो लैम्डा और ई लैम्डा के बीच जो हम ग्राफ प्लॉट करें, तो ये क्षेत्र हमको मिल रहा है, इस प्रकार का क्षेत्र मिल रहा है। तो ये जो क्षेत्र घेरा गया है लैम्डा के संगत, आपने ई लैम्डा का जो ग्राफ बनाया है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये संपूर्ण कुल जो उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा है, उसको ऊष्मीय विकिरण है, उसको प्रदर्शित करता है। मतलब ताप बढ़ता है तो आपका ऊष्मीय विकिरण ऊर्जा का मान भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। यहाँ पर देखिए ताप कम है तो कम क्षेत्र है, अधिक ताप बढ़ा क्षेत्र अधिक हो गया, और यहाँ पर मैक्सिमम है। तो मतलब ताप बढ़ता है तो ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, क्रमशः बढ़ रहा है। तो ऊर्जा और ताप के बीच क्या संबंध निकला, एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान भी बढ़ता है। तो उसमें क्या संबंध निकला आपका कि ई लैम्डा अनुक्रमानुपाती हो गया टी की पावर 4 के। ये क्या था आपका, स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन। ये संबंध क्या बताता है, ताप के साथ ऊर्जा के मान में परिवर्तन। मतलब ताप बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तो ये चीजें इस ग्राफ से पता चलती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कृष्णिका विकिरण में ऊर्जा वितरण वक्र। आगे है आपका वीन का विस्थापन नियम। वीन का विस्थापन नियम क्या, अभी हमने इस जो कर्व आया था उसमें हमने क्या जाना कि लैम्डा एम किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, टी के। टी का मान बढ़ेगा तो लैम्डा एम का मान क्या होता है, कम होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। मतलब आपका क्या हो गया, ताप के संगत किसके मान में कमी, तरंग दैर्ध्य है ना, अधिकतम तरंग दैर्ध्य के मान में कमी, यही क्या कहलाता है, वीन का विस्थापन नियम कहलाता है। ठीक है, तो आपका इसी को रहने देते हैं, बात मिटा देते हैं। वीन का जो विस्थापन नियम, वीन का जो नियम है उसके अनुसार आपका क्या नियम दिया था वीन ने, अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्ध्य उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्ध्य मान लीजिए आपका क्या है, लैम्डा एम है, तो लैम्डा एम व्युत्क्रमानुपाती होगा उसके परम ताप टी के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। यदि हम इसको अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो लैम्डा एम इक्वल टू एक नियतांक लगाएंगे, नियतांक उनके नाम के अनुसार ही बी लगा दिए अपॉन टी। यहाँ जो बी है आपका ये क्या कहलाता है, वीन नियतांक कहलाता है। बी को क्या कहते हैं, वीन नियतांक कहते हैं। इसका मान होता है बी का
b का मान होता है आपका 2.6 मीटर केल्विन। कितना होता है? 2884 गुणित 10 की घात ऋण 6 मीटर केल्विन। इस प्रकार का अगर आप पॉइंट में लिखना चाहें, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं सार्थक अंकों में लिखते हैं इतने बड़े डिजिट को, तो उस स्थिति हम क्या लगा देते हैं? पॉइंट लगा देते हैं। तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा? 2.884 इंटू हमने कितना के पहले दशमलव लगाया? 3, तो यहाँ पर 3 10 की घात 3 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो यहाँ 10 की घात ऋण 6 था, तो हमने 10 की घात 3 का गुणा कर दिया, तो क्या हो गया? अब 10 की घात ऋण 3 आया, तो आपका 10 की घात ऋण 3 मीटर केल्विन। तो इतना आपका ये है बी का मान, और ये आपका समीकरण कहलाता है वीन का समीकरण। इसको क्या कहते हैं? वीन का समीकरण। तो इससे संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि आपका यदि किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो वो क्या दिखता है? लाल दिखता है पहले। जैसे लोहा को हम गर्म किए तो पहले क्या दिखता है? लाल दिखता है। तो उसका कारण क्या है? जैसे हमने शुरू में गर्म करना चालू किया उस समय वीन के नियम के अनुसार आपका कम ताप पर, यदि ताप कम है तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा? अधिक होगा। तो ताप जब कम है तो तरंगदैर्घ्य का मान जो है वो क्या होता है? अधिक होता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। इसलिए हमको उस वस्तु क्या दिखती है? लाल दिखती है। और अधिक यदि ताप को बढ़ाओगे उस स्थिति में क्या होने लगता है? शिफ्टिंग होने लगती है। फिर किसके तरफ जाएगा वो? कम तरंगदैर्घ्य की तरफ। तो फिर पीला इस प्रकार दिखता है। बाद में एकदम और गर्म करोगे तो फिर पीला दिखेगा इस प्रकार से। ठीक, तो ये है आपका एग्जाम्पल जो हम देखते हैं जब वस्तुओं को गर्म करते हैं तब। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है आपका एक उदाहरण आपको दिया है। 1000 केल्विन तथा 2000 केल्विन ताप पर गर्म की गई कृष्ण पट्टिकाओं की महत्तम उत्सर्जन क्षमता वाली तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा? क्या दिया गया है आपको? 1000 केल्विन और 2000 केल्विन की क्या दी गई है? कृष्ण पट्टिकाएं दी गई हैं। उसके संगत आपको क्या करना है? तरंगदैर्घ्यों का अनुपात निकालना है। तो आपको 2 कृष्ण पट्टिकाओं का ताप दे दिया गया है, आपको निकालना क्या है? तरंगदैर्घ्य का अनुपात आपको निकालना है। तो हल करोगे तो क्या होगा आपका? ताप आपको कितना कितना दिया है? पहला ताप कितना दिया है? 1000 और दूसरा क्या है? T2 कितना दिया है? 2000। पहला आपका कितना है? 1000 दिया है और दूसरा 2000। आपको क्या निकालना है? तरंगदैर्घ्यों का अनुपात निकालना है। तो वीन के विस्थापन नियम से सूत्र क्या है आपका? सूत्र क्या है? लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती 1/t। 1/t व्युत्क्रम होता है। यदि हाँ यहाँ पर 2 कृष्ण पट्टिकाएं दी हैं तो इसके अनुसार से आपका क्या बनेगा? पहले के लिए यदि लैम्डा 1 हो और दूसरे के लिए आपका यदि लैम्डा 2 हो तो उस स्थिति में आपका लैम्डा 1/λ2 बराबर आपका क्या हो जाएगा? T2/T1। ये समीकरण बनेगा। इसको अगर दो पट्टिका कृष्ण पट्टिकाओं के लिए लेते हैं और मान लीजिए पहले का लैम्डा 1 है और दूसरे का क्या है? लैम्डा 2 है, तो लैम्डा 1 के लिए भी आपका यहाँ पर लैम्डा 1 लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? T1। और यहाँ पर लैम्डा 2 कर देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? T2। यदि एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लैम्डा 1/λ2
और ये आपका एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो लैम्डा 1 के अपोजिट T1 आएगा और लैम्डा 2 के अपोजिट T2 आएगा। तो इस प्रकार का समीकरण बनेगा। अब इसमें यदि हम मान रखते हैं T1 और T2 का, तो कितना आएगा? T2 का मान कितना है? 2000 और T1 का मान 1000। कट गया, कितना आया? लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 कितना आया आपका? 2/1। मतलब अनुपात कितना आया लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच? 2:1। कितना है? 2:1। तो तरंगदैर्ध्यों में कितना अनुपात आया? 2:1। यही आपको निकालना था कि कितना अनुपात है दोनों के बीच। तो एक आपका उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया।